हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षा एवं लिंगी समानता के अंतर्गत स्थिति अध्ययन का विद्यालयी शिक्षा में हस्तक्षेप, इसी टॉपिक को हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हुए अध्ययन करेंगे। यानी स्थिति अध्ययन का विद्यालयी शिक्षा में हस्तक्षेप। पहले इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, शिक्षा जो कुछ भी सिखाती है जीवन पर्यंत, उसमें जानकारी, अच्छा व्यवहार, सभ्यता, गुण, कर्म, स्वभाव, संबंध इत्यादि सभी चीजों के प्रति शिक्षा क्या करती है? पवित्र करती है। पवित्रता के साथ व्यक्ति को क्या करती है? जोड़ती है। तो शिक्षा व्यक्ति के उत्तरोत्तर गुणों का विकास करके वो उसको प्रत्येक क्षेत्रों में, प्रत्येक व्यवहार में उत्तम अवस्था को बताती है। उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। वैसे व्यक्ति जीवन भर सीखता ही रहता है, लेकिन गलत चीजों को सीखने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह शिक्षा है। जिस शिक्षा से पतन होता हो वह शिक्षा नहीं कही जाती है। वास्तव में शिक्षा अंतर्निहित गुणों का विकास किया गया है। व्यक्ति के हृदय में सिर्फ गुण ही वास करते हैं। जिस तरह से अंधकार कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसका कोई पता नहीं है आज तक और आगे भी रहेगा। लेकिन प्रकाश कहाँ से आता है इसका पता है। ऊर्जा कहाँ से आती है पता है, सूर्य से आती है। प्रकाश सूर्य की वजह से है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है, इसीलिए गुण कहा गया है। तो शिक्षा क्या करती है? अंतर्निहित गुणों का विकास करती है, जिसको व्यक्ति जैसे जैसे अपने अंतर्निहित गुणों का विकास करता है, वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व का, व्यवहार का विकास होता जाता है। जैसे कोई व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन वो गलत प्रयोग करता है, तो वह अशिक्षित है, क्योंकि उसको पतन पर जाना तय है। इसीलिए शिक्षा जो है उत्तरोत्तर गुणों के साथ व्यक्तित्व का विकास करती है। अगर आपके पास शिक्षित हैं, आपके पास गुण है और आपका व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ, तो इसका मतलब शिक्षित आप नहीं है। कुल मिलाकर संक्षेप में मैं ये कहूँ तो शिक्षा अंतर्निहित गुणों का विकास करते हुए उसके जीवन में व्यक्तित्व का विकास कर, उसके जीवन में उसके व्यक्तित्व का यानी व्यवहार का विकास करती है। उसी क्या कहते हैं? शिक्षा। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, वैसे वैसे पवित्र व्यवहार, गुण, कर्म, स्वभाव इत्यादि बनते जाते हैं, जिसके कारण से आदमी औरतों में भेदभाव नहीं करता, अर्थात लड़के लड़कियों में समान व्यवहार यानी लिंगी समानता का व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस टॉपिक का अर्थ तो कई बार बताया, समझाया जा चुका है आपको। बस इसके बाद चलते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत ये सब चीजें पढ़ना। स्थिति अध्ययन का विद्यालय शिक्षा में हस्तक्षेप, यानी शिक्षा के विकास के फलस्वरूप जो लिंगी समानता देखने को मिल रही है या बन रही है, उसके आधार पर वर्तमान समाज में स्त्रियों का जो अध्ययन हुआ है, किस दृष्टिकोण से? मान सामाजिक दृष्टिकोण से, जिसमें मान सम्मान, परंपरा, रीति रिवाज, सभ्यता इत्यादि के दृष्टिकोणों से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से, घरेलू स्तर पर, यानी सभी दृष्टिकोणों से जो महिलाओं की स्थिति के बारे में अध्ययन हुए हैं, चाहे वो शोध हुए हों और चाहे वह जो है उनके शोध के द्वारा अध्ययन हुआ हो, या फिर साहित्य, उनका पुराना इतिहास के आधार पर वह अध्ययन हुआ हो, चाहे वर्तमान आवश्यकता परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन किया गया हो, उन सभी अध्ययनों का विद्यालयी शिक्षा में किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, विद्यालयी शिक्षा को किस प्रकार से हस्तक्षेप किया है, उसी बातों को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहला हस्तक्षेप यह है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन। जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, आधुनिक परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और महिलाओं का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य इत्यादि के अध्ययन के आधार पर यही पता चला है कि महिलाओं को पुरुषों के समान जो स्तर प्रदान किया जाए वह उचित ही है। जिसके कारण से क्या हुआ? पाठ्यक्रम बहुत सारे विद्यालयों में बदले। पाठ्यक्रम बदलने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से पुरुषों के बारे में वीर पुरुष, सामाजिक पुरुष, समाज सुधारक पुरुष, या फिर पुरुषों की महान योगदान, आदर्श मूल्य इत्यादि के भांति भी महिलाओं के भी आदर्श, उत्तम व्यवहार, उनके महान त्याग, महान सेवा, मूल्य, महत्व इत्यादि को भी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया। ये अलग बात है कि उनका यह साहित्य यानी भाषा के अंतर्गत शामिल किया गया,
या सामाजिक मुद्दा के तौर पर शामिल किया गया, या किसी भी दृष्टिकोण से उनको पाठ्यक्रमों में स्थान मिला। यह अर्थात पाठ्यक्रम परिवर्तन किए गए, जिसके कारण से लोगों में एक प्रकार से समता का भाव विकसित हो सके। आज भी यह देखने को मिलता है कि लड़कियों को अवसर मिलने पर, परिस्थिति मिलने पर किसी भी क्षेत्र में पुरुषों या लड़कों से पीछे नहीं है। यही सिद्ध हुआ है, विज्ञान भी यही सिद्ध किया है, व्यवहार से भी महिलाओं ने यही सिद्ध किया है। कहने का मतलब यह है कि उनकी स्थिति के अध्ययन के आधार पर विद्यालयी पाठ्यक्रम में उनके मूल्य, आदर्श, व्यवहार, महान त्याग इत्यादि गतिविधियों से संबंधित, चाहे वह प्रशासनिक दृष्टिकोण हो, चाहे वह आदर्शात्मक दृष्टिकोण हो, चाहे वह सामाजिक सुधारक दृष्टिकोण हो, इन सब बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। जैसे अगर उनके ऊपर कोई गलत व्यवहार भी पुरुषों ने थोपा है या धार्मिक कर्मकांडों के नाम से थोपा गया है, तो उन सब चीज़ों को भी निषेध करते हुए उत्तम व्यवहार, लड़कियों को और लड़कों के अंदर सही सोच डालने संबंधी बात, जानकारी, निबंध इत्यादि को भी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया। दूसरा है इसमें विषय वस्तु का निर्माण एवं स्थान। इनकी स्थिति के अध्ययन के आधार पर विद्यालयी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विषय वस्तु यानी कुछ ऐसे विषय भी बनाए गए, विद्यालयी पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय बनाया गया या विषय का निर्माण किया गया जो महिलाओं के व्यक्तित्व, विकास, व्यवहार के निर्माण के साथ उनको उनके उचित मूल्य, उचित स्थान प्राप्त हो सके। इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके विषय वस्तु का निर्माण किया गया। अब विषय वस्तु का क्या मतलब है यहाँ पर? जैसे अगर हम बात करें, जैसे गृह विज्ञान होता है, जैसे गृह विज्ञान अगर विषय देखें तो सिर्फ गृह विज्ञान नहीं होता, उसमें सामाजिक गृह विज्ञान भी होता है, जीव विज्ञान से भी संबंधित गृह विज्ञान होता है। यानी गृह विज्ञान के अंतर्गत सभी विषयों से जो उसका संबंध बनता है, उन विषयों के आधार पर भी शाखाओं का निर्माण करते हुए उसे व्यवस्थित और व्यापक बनाया गया है। इसीलिए महिलाओं के प्रति जो स्थिति बनी है उसमें गृह विज्ञान के अंतर्गत अनेक शाखाओं का निर्माण हुआ है। यानी एक प्रकार से उनको एक व्यवस्थित विषय वस्तु का निर्माण किया गया है। साथ ही उनको इस विषय के अंतर्गत क्या स्थान है, क्या करना है, समाज को उनके संग कैसी परिस्थिति को देना चाहिए, समाज में उस विषय के अंतर्गत उनका क्या स्थान है, इन सब बात को भी इस विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि अर्थशास्त्र का राजनीति से क्या संबंध है, अर्थशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, अर्थशास्त्र का स्वास्थ्य सेवाओं से क्या संबंध है। उसी तरह से इनसे संबंधित जो महिलाओं से संबंधित जो विषय वस्तु रही हैं, चाहे वो सौंदर्य से संबंधित हो, चाहे वो लोक नृत्य संगीत से संबंधित हो, और चाहे वह समाज से संबंधित हो, चाहे वह गृह विज्ञान से संबंधित हो, उन सभी क्षेत्रों में, उन सभी विषयों में उनके लिए एक विशेष स्वरूप, एक विशेष व्यवहार, एक व्यवस्थित व्यवहार संबंधी जानकारियां भी विषय वस्तु के निर्माण के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं, पढ़ाई जाती हैं, पढ़ाना भी आवश्यक है। इसलिए इनकी स्थिति के अध्ययन के परिणाम के स्वरूप ही यह प्रक्रिया घटित हो सकी है। अर्थात उनके लिए अब विशेष विषय वस्तु भी मिलती है और विषय का निर्माण भी हुआ और उसका पाठ्यक्रम में या परीक्षाओं में स्थान भी सुनिश्चित किया गया। यह परिवर्तन आया। अगला चलते स्थानीय परीक्षा की व्यवस्था। जैसे आप लोग जानते ही हैं, लड़कियों के ही विकास को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के ही विकास के ध्यान में रखते हुए अब महिलाओं का सेंटर दूसरी जगह नहीं जाता। हाँ, यद्यपि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं की जा रही है, परंतु माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक महिलाओं का या बालिकाओं का स्थानीय स्तर पर ही उनका जिस विद्यालय में एडमिशन हुआ उसी विद्यालय में उनकी परीक्षा होती है। यह इस बात को ध्यान में रखने के लिए है कि महिलाओं को भी अब जिसके पास जिज्ञासा होगी, जिसके पास नॉलेज होगा, दम होगा, वह आगे की उच्च शिक्षा अपना अध्ययन कहीं भी जाकर के कर सकता है। तो फिलहाल में उनको शिक्षा के क्षेत्र में स्टैंड लेने के लिए और आवश्यक सामाजिक, संवैधानिक और सामान्य अन्य विषयों की जानकारी इत्यादि के लिए उनको जो है स्थानीय स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है और उनको स्थानीय स्तर पर ही जो परीक्षा ले ली जाती है, जिससे वे अपने सामान्य जीवन या सामान्य दिनचर्या के योग्य हो जाती है।
यही अगर दूर परीक्षा होती तो लोग नामांकन भी नहीं कराती कि कौन लेके जाएगा। जिसके घर सभी लोग काम करने वाले हैं वो लड़की को कैसे लेके जाएगा, जिसके घर गरीब है वो कैसे लेके जाएगा। ये सब तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस स्थानीय परीक्षा व्यवस्था के फलस्वरूप लड़कियों में लड़कों की तुलना में अधिक जागरूकता और अधिक शैक्षणिक विकास और प्रतिफल भी देखने को मिल रहा है। आगे है आवासीय विद्यालय। आप जानते ही हैं कि इस महिलाओं की स्थिति के अध्ययन के आधार पर बहुत से, जैसे कस्तूरबा है, माँ कस्तूरबा गांधी के नाम से भी आवासीय विद्यालय हैं जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं। उसी तरह से अब प्राइवेट विद्यालयों में भी हॉस्टल सुविधा दी जाती है। और वास्तव में जितने भी हमारे यहाँ शैक्षणिक आयोग बने हैं उसमें भी ये सुझाव दिया गया है सरकार को, चाहे वो मुदालियर आयोग हो, कोठारी आयोग हो या फिर शिक्षा शैक्षिक नीति 1986 की हो या शैक्षिक नीति 2020 के जो बनी है उसमें भी, इन सभी बातों में एक प्रकार का एक अलग से महिलाओं के लिए आवासीय विद्यालय या आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की बात की गई है। गर्ल्स कॉलेज इस तरह से प्राइवेट में भी खुली रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आवासीय विद्यालयों को भी बढ़ावा मिला है, जिससे जो है उनके आत्मसम्मान, आत्म उत्थान, आत्म प्रशिक्षण और आत्म कुशलता को प्रदर्शित करने का एक व्यवस्थित स्थान इनके स्थिति के अध्ययन के आधार पर विद्यालयी क्रियाकलापों में हस्तक्षेप के रूप में या विद्यालयी कार्यक्रमों के आवश्यक गतिविधियों के रूप में शामिल किया गया। यह भी सुधार हुआ। अगला है आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण। आप जानते ही हैं कि इस समय जो है महिलाओं के पीछे कोई कहाँ कहाँ जाएगा, लड़कियों के पीछे कोई कहाँ कहाँ घूमेगा। इसलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु शिक्षण प्रशिक्षण, जैसे कटाई, बुनाई, कढ़ाई, रंगोली है, डेकोरेशन है इत्यादि अनेक कार्य, ये सभी इसका प्रशिक्षण भी सरकार क्या करती है, देती है। ऐसे विद्यालय भी बने हुए हैं, छोटे विद्यालय। हाँ, यह है कि सरकारी कम है लेकिन प्राइवेट ही ज़्यादा है। फिर भी आत्मनिर्भरता के लिए जो भी उनके कौशल कला इत्यादि के लिए प्रशिक्षण है वह सभी व्यवस्था इस विद्यालय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किए गए या परिवर्तन किए गए। अब तो विद्यालयों में भी ये सब कंप्यूटर इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि लड़कियां आत्मनिर्भर होकर के जीविकोपार्जन कर सकें। आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण की भी व्यवस्था विद्यालयी शिक्षा के रूप में, हस्तक्षेप के रूप में देखने को मिलता है। अगला है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है कि नारियों के अंदर आत्मसम्मान को भरना, आर्थिक शक्ति यानी आर्थिक स्थिति सुधारना, सामाजिक स्थिति सुधारना, संवैधानिक या राजनीतिक स्थिति सुधारना, और कुल मिलाकर के उनका प्रत्येक स्थिति में व्यक्तित्व के विकास का अवसर उपलब्ध कराना नारी सशक्तिकरण होता है। तो नारी सशक्तिकरण हर क्षेत्र में, हर विषय में, हर कंपटीशन में एक प्रकार से यह एक ऐसा आवश्यक टॉपिक या निबंध या आवश्यकता बन चुकी है जिसके संबंध में अगर जानकारी ना हो तो व्यक्ति या समाज ज्ञान के रूप में, सामान्य रूप में भी वह अधूरा माना जाएगा। तो नारी सशक्तिकरण संबंधी जितनी भी क्रियाकलाप, व्यवहार सरकार सुरक्षा सुविधा इत्यादि दी है या जो एक सुरक्षा संबंधी जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, वे सभी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना या उस सब के बारे में जानकारी देना, जैसे चाहे महिलाओं के बाल कल्याण संबंधित हो या जच्चा बच्चा योजना से संबंधित हो या फिर महिलाओं के आत्मसम्मान से संबंधित हो, पुलिस प्रशासन से संबंधित हो, ये सब बातें की व्यवस्था की गई हैं जिसके कारण से वे आत्मशक्ति रक्षा और अपना स्तर सुधार सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके, स्वयं जो है आत्मसम्मान से भर करके पुरुषों के समान अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सके। इन सब बातों को बढ़ावा दिया गया है। इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वे सभी भी विषय के अंतर्गत या पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा में सुधार करने का आधार बनी है। अगला है अवसर एवं आरक्षण। महिलाओं को जिस तरह से शिक्षा और लिंगी समानता को बढ़ावा मिला है, उसी तरह से विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत उनके एडमिशन में भी आरक्षण, आवासीय यानी हॉस्टल में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और जो है और लड़कियों को अवसर का ये तात्पर्य है कि जैसे विशेष क्षेत्रों में, जैसे संवैधानिक क्षेत्रों में देखिए, जैसे ग्राम पंचायत है
या फिर नौकरियों के क्षेत्र में, या कुछ विशेष नौकरियां महिलाओं के लिए जैसे नर्स वर्स की होती है, तो ऐसे जो है विशेष अवसर और आरक्षण उपलब्ध कराने का भी आधार विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि उनको विशेष ट्रेनिंग दे दी जाती है, विशेष कार्य के लिए दे दी जाती है, उनको विशेष आरक्षण दे दिया जाता है, जिससे वे पढ़ लिख करके उस प्रकार से वे अपने आत्मनिर्भर हो सकें। यह भी व्यवस्था विद्यालयी शिक्षा में हस्तक्षेप के रूप में या विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत यह भी प्रावधान महिलाओं के प्रति किए गए हैं सरकार के द्वारा। आगे है संघर्ष एवं समानता, संघर्ष एवं समाधान। संघर्ष एवं समाधान की बात करें तो महिलाओं के प्रति जो भी कुरीतियाँ रही सामाजिक स्तर पर, चाहे धार्मिक कर्मकांड के स्तर पर, जो भी महिलाओं के प्रति कुरीतियाँ रही हैं, महिलाओं के प्रति पुरुषों का जो भी शोषण का तरीका रहा या सताने का तरीका रहा या घरेलू हिंसा के संदर्भ में जो भी इनका दृष्टिकोण रहा, उन सब बातों को भी विद्यालयी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शामिल करते हुए उनके अंदर उनसे लड़ने की बात, अपनी आत्मरक्षा संबंधी बात संघर्ष के माध्यम से उसे समाप्त करने और महिलाओं के द्वारा उनके ऊपर होने वाले समस्याओं का समाधान स्वयं से ढूंढने संबंधी गतिविधियां, बात विचार, व्यवहारों को भी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्योंकि आप जान लीजिए, जिसको चाहिए जब तक वो नहीं तैयार होगा तब तक दूसरे के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो महिलाओं में उनके प्रति या पुरुषों द्वारा उनके प्रति जो अत्याचार किए जा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक तौर से, चाहे वो आर्थिक तौर से, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना के तौर से, उसके खिलाफ संघर्ष करना और अपने हक और उसे समाप्त करने संबंधी बातों को भी, अपने हक की मांग करने या उस समस्या का समाधान करने संबंधी बातों को भी संवैधानिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर, न्यायालयीय स्तर पर भी उनके अंदर सक्रियता, जागरूकता को भी विद्यालयी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे वे हर तरह से अपनी ऊपर आत्मनिर्भर होकर के स्वयं आत्मरक्षा के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए जीवन में सफल हो सके। ये सब महत्वपूर्ण बातें थी जो स्त्रियों की स्थिति अध्ययन के आधार पर ये सब प्रावधान या ये सब परिवर्तन विद्यालय शिक्षा में देखने को मिलता है। इसी तरह से खेल कूद है, पाठ्य सहगामी क्रिया भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। दो ठो और समझ लीजिए, खेलकूद के माध्यम में आज भी महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, खेलकूद में भी बहुत आगे हैं। आपकी पारी तो जो विश्व स्तर का जो खेल हुआ था उसमें महिलाएं ही सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लाई थी भारत में, राष्ट्रमंडल खेलों में भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत भी विद्यालयी शिक्षा में काफ़ी लड़कियों के लिए सीखने, सुधारने, उपलब्धियों के रूप में देख सकते हैं। तो सांस्कृतिक संदर्भ में तो आप जान ही रहे हैं। इस प्रकार से अनेक जो है परिवर्तन विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालयी पाठ्यक्रम, विद्यालयी व्यवस्था के रूप में परिवर्तन का आधार बना है, जो महिलाओं के आवश्यक, उपयोगी एवं जरूरी भी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक का अर्थ शिक्षा और लिंग समानता के संदर्भ में किन किन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके विद्यालय शिक्षा में परिवर्तन हुए हैं या हस्तक्षेप हुए हैं, इसे आप अच्छी तरह समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।